नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 51वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसके अलावा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। अन्य कहानी और उपन्यास का लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब तक हमने पढ़ा कि सत्य जबरदस्ती सुवर्ण को गांव से लेकर के शहर आ जाती है। अब आगे। सिर में बड़ी भारी पीड़ा हो रही है, यह कहकर सत्य निताई के यहाँ से चली आई थी। उस पीड़ा से ऐसे जोर का बुखार हो आएगा, किसे पता था। सत्य खुद भी लेट पड़ने के बाद समझ नहीं पाई थी, उठी नहीं, रसोई नहीं की। यह देखकर सरल ने उसके कपाल पर हाथ रखा तो देखा बुखार से बदन तवे जैसा जल रहा है। होश उड़ गए उसके तो बाबूजी को पुकारा। बाबूजी ही कौन, बड़े भरोसा वाले, वह तो मुसीबत में खुद ही औरतों की तरह कपाल ठोकने लगता है। घबरा कर बोला, भागकर जा तो फुआ को बुला ला। सौदा आई, माथे पर पानी की पट्टी रखी, गर्म पानी में तौलिया भिगोकर सेका। इस तरह उसने प्राथमिक चिकित्सा का इंतजाम किया। लड़की के लिए थोड़ा सा चावल उबाल दिया। खिला पिलाकर बहुत रात घर गई। न रात को वहाँ रही नहीं। सौदा का छोटा लड़का बड़ी माँ के बिना सोता नहीं, और मुखर्जी बाबू के लिए रात में 10 बार चिल्लम चढ़ाना, लेकिन कह गई सवेरे आएगी। सत्या अचेत पड़ी थी। नव कुमार सिर पर पंखा जल रहा था। रात जब काफी जा चुकी, सत्य ने आंखें खोलकर कहा, सुनो जरा करीब आओ, मेरा बदन छुओ। नव कुमार कांप उठा। यह क्यों? विकार का प्रलाप, आसन मृत्यु का आभास तो नहीं? छुओ ना, मेरा बदन छुओ, डरते हुए नव कुमार ने बदन पर हल्के से हाथ रखा। सत्य ने उत्तेजित स्वर में कहा, बदन पर हाथ रखकर कसम खाने से क्या होता है, जानते हो ना? याद रखना। सुनो, मैं अगर मर जाऊं तो तुम छोटी उम्र में स्वर्ण की शादी मत करना। कहो, कसम खाओ। रोगी का प्रलाप, जवाब ना दो तो प्रकोप और बढ़ेगा। नव कुमार ने झटका, हाँ, खा रहा हूं कसम। बोलो, अपनी जबान से कहो। 16 साल से पहले स्वर्ण की शादी नहीं करूंगा। 16? इतनी उम्र तक लड़की को कुमारी रखोगी? नव कुमार ने सोचा। सत्य को अचानक इतना बुखार क्यों आ गया कि उसने इतना भूल बकना शुरू कर दिया। जो भी वजह हो, उसे ठंडा ही रखना है। नव कुमार ने शांत स्वर से कहा, अच्छा, वही होगा कहने से नहीं चलेगा। अपनी जुबान से कहो, 16 साल से पहले स्वर्ण का ब्याह नहीं करूंगा। पागल के साथ चतुराई। नव कुमार ने टप से सत्य के बदन को से हाथ हटा लिया और कहा, कह तो रहा हूं तुम्हारी इच्छा के खिलाफ स्वर्ण की शादी नहीं करूंगा। तुमने असली बात नहीं कही। सत्य चीख उठे, असली बात में धोखा मत देना, स्वर्ण को मार मत डालना, उसे बचाना होगा। हजार स्वर्ण को बचाना होगा। सत्य चुप हो गई। नव कुमार और जोर जोर से पंखा झलने लगा। हजार स्वर्ण, घोर विकार। हाय भगवान, यह क्या किया तुमने? हाय काली मैया, किसी तरह रात गुजरने दो, मैं खुद जाकर तुम्हारा खड़ग धोया पानी लाकर इसे पिलाऊंगा। गांव की काली की भी मन्नत मानी, हरी लूट भी कबूली। क्या करे उसने जो है, विकार में अगर दिमाग पर खून सवार हो जाए तो माया हिलाते हिलाते आदमी मर जाता है। लक्षण तो साफ दिख रहा है। रात भर बुखार कम ना हुआ तो वही हाल होगा। काली मैया की कृपा ही कहिए या खड़क धोया पानी पिलाए बिना ही बुखार घट गया। भोरे भोरे की तरफ बेहद पसीना आया। बिस्तर की चादर को भिगाते हुए बुखार तो लगभग रुखसती हो गया, लेकिन ठंडे बदन के लहू, 5 दिन बुखार उतरने के बाद भी लहू के विकार की तेजी कैसे मिल गई? वही तेजी तो माथे पर चढ़ गई। नहीं तो ऐसी घटना कब और किसने सुनी? माँ के मारबरदार लड़के और समर्थक लड़के की माँ के दुस्साहस से दंग रह गए। साधन पिछवाड़े के दरवाजे से जाकर सौदामनी और इसके पति को बुला लाया। फिर भी नव कुमार ने अकुलाकर सरल से कहा, शास्त्र का वचन है, मुसीबत में आंखों की हया नहीं करनी चाहिए। तू जा बेटे, जरा मास्टर साहब को भी बुला ला। सरल अवाक, बाबूजी मास्टर साहब को बुलाने के लिए कह रहे हैं, जिनका नाम नहीं लेते, जिनकी शक्ल नहीं देखते, जिसके लिए सुहास दी भी सदा के लिए पराई हो गई। नव कुमार ने फिर कहा, तू जाकर मेरे ही नाम से बुला ला। कहना बहुत बड़ी बात हो गई है, पुलिस आई है, हो सकता है माँ कोई हथकड़ी लगे। यह सुनी। माँ को हथकड़ी क्यों लगेगी? मुसीबत की घड़ी में आंखों की हया नहीं करने की बात किस शास्त्र में है? सरल ने यह नहीं पूछा। वह बदन पर फतूही डालकर रसोई घर के पास के दरवाजे से निकल गई। खैरियत हुई कि यह दरवाजा था, नहीं तो सदर दरवाजे पर तो जमा बैठा था एक भयानक साहब सिपाही। नव कुमार ने कांपते कांपते कुर्सी बढ़ा दी। उसी पर बैठकर वह सत्यवती से पूछताछ कर रहा था। अंग्रेजी मिलीजुली गलत सलत भाषा और पत्थर का कलेजा वाली सत्य उन सवालों का जवाब दे रही थी।
साहब सिपाही के नाम से काइयाँ मुखर्जी भी पहले आना नहीं चाह रहे थे, परंतु सौदा की घबराहट से आने को मजबूर तो हुए, पर सदर दरवाजे से नहीं। हाथ में जनेऊ लेकर दुर्गा दुर्गा करते हुए सौदा के पीछे पीछे पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आते ही सुवर्ण रो पड़ी। सौदामणि की टांगों से लिपट कर बोली, फूफा जी माँ को पकड़ने के लिए गोरा है। नहीं नहीं, पकड़ेगा किस लिए? उसे गोदी में उठाकर सौदा ने समझाया। माजरा क्या है रे तुड़ू, हुआ क्या? साधन ने मुंह सुखाकर बताया। उसका सारांश यह है कि सत्यवती ने बिना किसी से पूछे ताछे, बिना किसी को बताए पुलिस साहब के पास एक चिट्ठी भेजी थी। उसी चिट्ठी से पुलिस जांच पड़ताल के लिए आई है। चिट्ठी लिखने की वजह अजीब है। निताई की स्त्री भावनी को बहन को उसके पति और सास ने मिलकर बड़ी बेरहमी से मार डाला। इसी के लिए सत्यवती ने बड़ी जोरदार भाषा में लिखा और कि इस जुल्म का विचार होना चाहिए, उन हत्यारों को उचित दंड मिलना चाहिए। यदि यह नहीं होता तो धर्माधिकार के नाम पर अदालत बेकार है। मुजरिमों के नाम पते भी दिए थे। सारा कुछ सुनकर सौदा ने कहा, यह सब उस दिन से का ही नतीजा है तुड़ू। बुखार की तेजी से बदन का खून माथे पर चढ़ गया था, उसी ने उसकी अकल मार दी। नहीं तो बंगाली गृहस्थ घर की स्त्री के लिए यह मुमकिन है भला? अरे मैं कहे देती हूँ, तेरी माँ की दिमाग की नसें फट जाएंगी और वह संन्यास रोग से मरेगी। औरत के रूप में वह सदा का ही एक खूंखार मर्द है। इसी से यह असाध्य बीमारी है। साधन ने और भी मुंह सुखाकर कहा। रोग के सिवाय और क्या कहे? सदा की बीमारी। कहा किसने? कौन सा अन्याय किया? वह जैसे माँ पर ही किया। उसका झमेला अपने ऊपर लेकर कष्ट पाने की बीमारी। घर में बर्तन मांजने वाली नौकरानी ने एक दिन अपने लड़के को कहा, मर जा। माँ ने उसे उसी वक्त हटा दिया। सब दुनिया के बाहर की बात। ताज्जुब है, ईश्वर ने रूप गुण सब कुछ दिया था, सार्थक नहीं कर सकी। यह भी सुना है कि उस दिन बुखार के जोर में तेरे बाप को कसम खिलाई है कि 16 साल से पहले सुवर्ण का ब्याह मत करना। कसम तो खैर कोई चीज़ नहीं, उसके लिए सिर खपाना बेकार है। प्रहलाद में आदमी क्या नहीं बकता, लेकिन उसे भी लगता है विधाता ने उसकी माँ की बुद्धि बहुत दी है। काश जिद कुछ कम देते। आप जरा उधर आएंगे फूफा जी? साधन ने यह कहने पर मुखर्जी बाबू ने कहा, मैं बूढ़ा आदमी काहे को, अभी अभी नहाया हूँ, आहनिक नहीं कर सका हूँ अभी। अब मल्लेच को छूने से नहीं छुएंगे क्यों? अरे जरा इस पागल लड़की की तो सुन। अरे बोलना माने ही तो छूना है। और फिर तुम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा है ना, अंग्रेजी सीखी है सही, किंतु यह तो लिखने पढ़ने की बात नहीं। साहब मास्टर नहीं है, यह तो एक गोलमाल है। इस मामले में प्रौढ़ आदमी का रहना ही ठीक है, लेकिन प्रौढ़ आदमी दूसरी बार नहाने के डर से नहीं, सिर्फ उचक उचक कर देखने लगी कि सत्य साहब की ओर ताक कर कैसे बात कर रही है। सत्य कह रही थी, अरे आपने कानून बनाकर अदालत खोले बैठे हैं। सतीदाह के नाम पर यह देश औरतों को जला दिया करता था। उस पाप से आप लोगों ने ही हमें उबारा। अभी भी बहुत बहुत पाप जमा हो रहा है। 4 युग से यह पाप जम रहा है। पाप की इस बोझ को उतारिए तो जानो। शासनकर्ता बनकर बैठना सो रहा है, नहीं तो पराए मुल्क में राजशाही कैसी? जहाज पर लदकर लौट जाइए। माँ! साधन माँ को रोकने के लिए आगे बढ़ा। देखा, बंगालन साहब उसकी माँ की ओजस्वी भाषण के सामने सारा बंगला ज्ञान भूलकर वट वट कर रहा है। उस भाषण के बीच में दुभाषिया का काम करने आए तो उसकी FA तक की विद्या था नहीं पाएगी। सो उसने माँ को रोकना चाहा, लेकिन सत्य उस समय वास्तव में परिस्थिति और परिवेश का ज्ञान गंवा बैठी थी। बच्चे की पुकार का ख्याल न करके वह कहती ही गई, मैंने सुना है आपके मुल्क में औरतों की बड़ी कदर है, बड़ा आदर है। अपनी वही नज़र खुलकर आप देख नहीं पाते कि इस अभागे देश ने स्त्रियों को किस अपमान, किस लांछन में डाल रखा है। कानून से इसे बंद नहीं कर सकते। बड़ी बहू! नव कुमार से और नहीं रहा गया, चीख उठा। और ठीक इसी वक्त भवतोष मास्टर आकर उन सबके सामने खड़े हो गए। आते आते ही सत्य की यह पैनी भाषा उनके कानों में पहुंची थी, इसलिए उन्होंने सत्य से कहा, दूसरे देश के लोग कानून बनाकर इस देश के समाज की ग्लानि को दूर करेंगे, ऐसी उम्मीद ना करो बहू जी। यह काम देश को ही करना होगा। मास्टर साहब को अपने यहाँ देखकर सत्य अवाक होने जा रही थी, पर सरल को साथ देखकर उसे इसका रहस्य मालूम हो गया। उसने धीरे से घूंघट काढ़ा, दूर से ही प्रणाम जैसा करके घर के अंदर चली गई। एक बात है, कलेजे से पहाड़ उतर जाना। भवतोष के आ जाने से नव कुमार की यही अवस्था हुई। खैर, अब उसे कुछ नहीं करना है। अब मास्टर और साहब के विदा होने का इंतजार रहा। इसके बाद कोई किनारा करना ही पड़ेगा। बर्दाश्त की तो हद हो गई, अब नहीं। मुखर्जी बाबू ने अभी अभी कहा, बीवी परस्तों की बीवियां ऐसी ही होती हैं। वह जलन अभी भी जला रही है। मास्टर से लेकिन साहब की ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। साहब ने सिर्फ सत्य की भेजी हुई चिट्ठी दिखाई और कुछ ही देर के बाद गुड बाय किया और भवतोष उसे रास्ते पर पहुंचाकर लौट आए।
शांत गले से बोले, साधन अपनी माँ से कहो, कसूरवार को खोज निकालकर उपयुक्त दंड देने का साहब वचन दे गए हैं। और मास्टर साहब जरा हंसे। और तुम्हारी तुम्हारी माँ तो बधाई की बहुत बहुत पात्र है। मुकुंद मुखर्जी के गले से ने अब अपना काम किया। हुक्का हाथ में लिए हुए बरामदे के ऊपर से आंगन में उतर आए। बोले, मैंने सुना आप नवकुमार के शिक्षक रह चुके हैं। आप उस नाते नमस्ते करना चाहिए, सो कर रहा हूँ। लेकिन आपने क्या तो कहा? साहब साधन की माँ को क्या दे गया है? बधाई। बधाई यानी तारीफ कर गया है। समझ गया। और ये तारीफ किस बात की? भवतोष ने उस मान ना मान बुड्ढे की ओर देखा। उसके बाद शायद व्यंग की खाद मिले परिहास जैसी हंसी हंसकर बोले, अरे समझने में विशेष कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। साहस की तारीफ की है। अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने का साहस कितनों का होता है, कहिए? मुखर्जी ने मुंह बनाकर कहा, लोगों के घर में आग लगाने का, किसी के सिर पर लाठी मारने का साहस भी एक प्रकार का साहस है। मानता हूँ यह सबसे नहीं होता, लेकिन साहस माने प्रशंसा, प्रशंसा पाने लायक है, यह नहीं मानता। ना माने तो क्या किया जा सकता है, कहकर जरा हंसते हुए मास्टर साहब चल दिए। पर जाना ना हो सका। नव कुमार ने झटका, मास्टर साहब जलपान करके जाना होगा। शायद विपद तारण मधुसूदन रूपी मास्टर साहब के परम उपकार का प्रतिदान देना आवश्यक है। इसी की प्रतिक्रिया से यह प्रस्ताव। मास्टर साहब इस प्रस्ताव के लिए तैयार ना थे। और शायद सोचा, डिटाई की सीमा क्यों नहीं रहती। किसी समय जिस भवतोष मास्टर ने रामकली को ससुराल में उनकी बेटी की दुख दुर्दशा के बारे में जताते हुए बड़ी ही ओजस्वी भाषा में पत्र लिखा था, वे भवतोष अब नहीं हैं। उसके बाद बहुत बहुत दिन बीत गए। मानसिक द्वंद्वों के अनेक उतार चढ़ाव के अनुभव, अनेक ज्ञान अर्जन से परिणत हुए प्रौढ़ भवतोष ने कोई भयानक सा जवाब नहीं दिया। सिर्फ जरा हंसकर बोले, पागल पागल कैसे वाह रहे, ऋणी ना रहे, इसी इच्छा से संभवतः उसने फिर जिद की। इस धूप में जल तप कर आए, अपनी बहू जी की इज्जत बचाई। भला ऐसे कैसे छोड़ दूं? आपकी बहू जी कह रही है मीठा मुँह कराए बिना जाने ना देंगी। भवतोष फिर एक बार बुरी तरह चौंके। लगा किसी एक जगह हिसाब नहीं मिला सके। कैसे तो बेबस ढंग से कहा, कौन कौन नहीं जाने देने को कह रही है? अरे आपकी बहू जी। आंखों के इशारे से नव कुमार साधन को दुकान भेज चुका था, इसलिए कलेजे में जोर था। बोला, वह घड़े के ठंडे पानी से आपके लिए मिश्री का शरबत बना रही है। उसने सोचा इसी इशारे से मैं इतने में शरबत तैयार हो जाएगा। लेकिन उसी समय सत्यवती बाहर निकली, दृढ़ स्वर में बोली, खड़े खड़े नाहा की पागल का प्रलाप क्यों सुन रहे हैं मास्टर साहब, जाइए। भवतोष ने साफ निगाहों में से एक बार सत्य की ओर ताका, फिर धीरे धीरे वहां से चले गए। और उसी क्षण नव कुमार ने एक अजीब बात कर ली। हठात दोनों हाथ से अपने ही गाल पर थप्पड़ मारकर बोल उठा, और क्यों? अब जूता लाकर मेरे मुंह पर मार दो। 16 काला पूर्ण हो जाए तुम्हारी, इतना ही बाकी रह गया है। स्त्रैण पुरुष की यही शायद आखिरी सजा है। सामने सौदा खड़ी, मुखर्जी बाबू खड़े, सरल खड़ा। वह उसी समय मिठाई का ठोंगा लिए आकर खड़ा हो गया था। सत्य चुपचाप रसोई घर में चली गई। जो काम काज छोड़ गई थी उन्हें पूरा करने लगी। सौदा और उसके पति ने अर्थपूर्ण एक दृष्टि विनिमय हुआ। सौदा ने नव कुमार को बिठाकर पंखा झलते हुए गले में को जरा जोर लगाकर कहा, अब बिगड़कर क्या करोगे भाई, अब तो सब कुछ साफ हो गया। दिमाग तो सब दिन वैसा ही था, अब बढ़ता ही जा रहा है। तेरे नसीब में भगवान ने इसी तरह के झमेले लिखे हैं। मामी के पास रहते हुए सौदा की बातें जितनी पैनी और साफ थी, वैसी मानो अब नहीं। अब वह गृहस्थ की घरनी है और घरनी जैसा ही बोलती है। नव कुमार ने कहा, एक लोटा पानी देना सौदा दी। सौदा दी ने जल्दी जल्दी लाकर दिया। देकर बोली, पी ले, और अब जरा मन को सख्त करके कविराज बुलाकर इलाज करा। पाँव में बेड़ी डालने की नौबत ना आए, यह तो देखना होगा। जल पीते ही नव कुमार का बल बढ़ा। उसने जोर से कहा, पागल नहीं, हाथी है, बदमाशी है, सिर्फ लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाना इसका काम है। जिंदगी भर से यही तो देखता आ रहा हूँ। हाँ, बड़े हो जाने पर लड़के भी यही देख रहे हैं। बचपन में माँ के प्रति श्रद्धा थी, सहानुभूति थी। वे माँ की बात को वेद वाक्य मानते थे और पिता को सुधा समझकर मन ही मन करुणा करते थे। लेकिन पिता पर वही भाव रखते हुए भी माँ पर से सहानुभूति घटती चली जा रही है। पास खड़े बड़े लड़के की भी। वह सोचता है, यह क्या, हर बात में ताल ठोक कर लड़ाई, घर में जबरदस्ती अशांति ले आना, पिताजी को नीचा दिखाना, यह तो अन्याय है। सुहास को लेकर क्या न किया, उसके पीछे फिर भी यह युक्ति है। उसकी कोई गति करना जरूरी था, लेकिन निताई चाचा की साली मरकर भूत हो गई, उसके लिए कैसा झंझट। पति पुत्र को इस तरह से संकट में डालकर इस अदेखे अनजाने अपराधी को दंड दिलाना, उससे लाश क्या जी उठेगी? नहीं जिएगी। इतना ही होगा कि नवकुमार और उसके बेटे की मौत के समान अपमान ढोते रहना पड़ेगा उसे।
अब तो कुछ सोचना ही होगा। और क्या सोचेगा? कौन समझाए माँ को? और समझाने से ही क्या होगा? विश्वास करेगा किसी पर? अब तो इस मोहल्ले से ही चले जाना होगा या मुंह पे काली चूना पोत कर बाहर निकलना पड़ेगा। फूआ जो कह रही है वही शायद ठीक है। दिमाग में कुछ गोलमाल है।